ओके फिर से आ गया। ये कोई नया बच्चा 0 0 इसी का नहीं हो रहा है बस। ओके तो हम इन शॉर्ट अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और द मेन कंटेंट ऑफ जे मैथमेटिक्स इज अलजेब्रा, बिलीव मी। मतलब 60-70% तुम्हें अलजेब्रा ही पढ़ना है। रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज अबाउट कैलकुलस, बाकी पूरा अलजेब्रा है। तो अगर तुम कहोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो अबाउट अलजेब्रा। ज्योमेट्री जरूर है थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो अलजेब्रा ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और इस चैप्टर का यूज लगभग हर आगे आने वाले चैप्टर में होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हारे सिलेबस में है। पॉलिनॉमियल मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि ठीक है, हम डिग्री टू तक लिमिटेड नहीं है, हम क्यूबिक या हाई डिग्री पॉलिनॉमियल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस, देखो अलजेब्रा के जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जो फैक्टराइजेशन रूल्स हैं, और जो हालांकि मैंने रिवीजन में थोड़ा बहुत कुछ लोगों को बताया हुआ है, जो लोग नए हैं, तो वो जो भी चीजें हैं वो 10th वाली चीजें बिल्कुल रिवाइज करके रखना ढंग से, क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया होगा तुम्हें 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कुछ मिस किया हुआ था उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में ना आए। तो 10th तक जो भी अलजेब्रा थी वो ढंग से रिवाइज कर लो, वेदर इट्स फैक्टराइजेशन, वेदर इट्स सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग 2 और 3 वेरिएबल्स, ये जो भी चीजें हैं उसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे जैसे आज आज ही मैं दिखा दूं तुम्हें, किसी ने डाउट पूछा था। अब ये क्वेश्चन मुश्किल तो है, और आई थिंक अगर किसी को स्ट्राइक कर जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी हुई है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर इज 2186, and then we have ab square plus bc square plus ca square equals to 2188. ABC are natural numbers. ABC are natural numbers. Find ABC. क्वाड्रेटिक से पहले देने का पर्पस मेरा ये है कि तुम अलजेब्रा में अभी तुम कितने टच में हो, ये इस क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो बताओ, टेक योर टाइम। बेसिक अलजेब्रा क्या कहती है? द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस, बट हियर वी हैव 3 वेरिएबल्स a b and c, इक्वेशंस तो दो ही हैं, but then there is a special add and thing on subtract करके add or subtract क्यों कर रहे हो? मतलब what motivates you to add or subtract these two equations, क्यों? फिर ए बी कॉमन निकल आएगा और फिर इनटू बी माइनस, बट ए बी, केवल ए बी कॉमन निकालने के और लिए 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे तो हम इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं भाई। ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दो, यू कैन गेट इनफाइनाइट इक्वेशंस। सर वो ऐड तभी करेंगे अगर कोई एलिमिनेट होगा तो ना। नहीं नहीं नहीं, वो जो कह रहा है वो ये कह रहा है, उस बात पे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैंने कहा कि ना कि 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस नहीं, वो 3 इक्वेशंस मिलनी चाहिए थी। तो adding these 2 equations will get third equation. No, the third equation will be dependent on first 2 equations. We need 3 independent equations. What are independent equations? That adding, subtracting, doing some algebra with 2 equations should not give you third equation. Then these 3 equations are independent. तो जैसे ये 2 equations independent है, तुम फर्स्ट से सेकंड पे नहीं पहुंच सकते हो, राइट? So we need 3 independent equations. If it was a simple question जहां पे तुम्हें 3 variables की equation निकालनी, 3 variables केवल निकालनी होती, there is another information provided. A, B, C are natural numbers. A, B, C are natural numbers. तो बताओ मुझे क्या करें, कैसे करें इसको स्टार्ट कैसे किया जाए? Any clue? नंबर्स डाल के देखने Hit and trial. क्या गया? वो बहुत लेंदी हो जाएगा। भाई तुक्केबाजी काम में आती है, मैं मना नहीं करता हूँ, और तुक्केबाजी को थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट भी करता हूँ।
कुछ एग्जाम्स में अगर लग गया, काम हो गया तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार ऐसे क्वेश्चंस में तो नहीं। और इनफैक्ट अगर लग भी रहा है तुम्हारा तुक्का, मान लो कुछ वैल्यू डाल के यहाँ पे सेटिस्फाई कर भी जाए, तो फिलहाल हमको सब्जेक्टिव सोल्यूशन चाहिए इसका। सर अगर और हम इसे सोचो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी प्लस ए सी इंटू ए माइनस सी इज इक्वल ओके, टू 2 आएगा। और वेट, सारे नेचुरल नंबर्स है माइनस तो माइनस टू आएगा ना अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं। चलो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, जो नहीं भी सर, है। सेकंड माइनस वन फर्स्ट किया। सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, तो ए बी इंटू बी माइनस ए आएगा, फिर बी सी इंटू सी माइनस बी आएगा, और फिर सी ए इंटू ए माइनस सी आएगा, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये बात तुम्हारी सही है, आगे बताओ। सर हम इनइक्वालिटीज यूज कर सकते हैं ना, मतलब कि कोई एक इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसमें थोड़े केसेस बना के करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कि केसेस अगर बनाओगे बताओ। सर टू मतलब अगर तीन है और अगर ये तीनों वो हैं, मतलब तीन वेरिएबल, तीन सेट्स हैं इक्वेशन के, क्या बोलूँ, तीन कंपोनेंट्स है इक्वेशन में, हम्म, और उनका सम 2 आ रहा है और सारे हम्म। नेचुरल नंबर्स है, तो सर एक को ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, उसके लिए नहीं नहीं, अंदर तो ब्रैकेट में तो करेक्ट करेक्ट, हाँ क्वांटिटी है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब तुम ये कह रहे हो कि उसमें से एक नेगेटिव तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तुम ये कह रहे हो ना, बिकॉज यस जो सर। नेचुरल नंबर्स हैं तो इक्वल तो हो नहीं सकते, वरना कोई जीरो हो जाएगा। बट फिर पॉसिबिलिटीज ये भी तो है, देखो मान लो दो इक्वल हो गए, ए और बी मान लो इक्वल हो गए, ए और बी इक्वल हो गए, तो उस केस में ये जीरो हो गया, तो फिर हो सकता है कि इसकी वैल्यू 2 आ जाए, दो का सम। बट चलो ये भी मान लेगा कि तुम जो कह रहे हो सही है, एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव है, उसके बाद क्या, वो केसेस फिर सर वो तो उसके बाद पॉजिटिव है। मल्टीपल केसेस बन जाएंगे और फिर हमें केसेस एलिमिनेट नहीं नहीं, करने फिर तो, पड़ेंगे। बट वो इनफाइनाइट केस बनेंगे, बिकॉज हम अगर एक को नेगेटिव रख रहे हैं तो दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस 2 आ रहा है, दे आर इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल, है ना। उन सारे केसेस को सॉल्व करना तो बहुत टीडियस है। बट अब तुम्हारे लिए हिंट ये है कि तुमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। एंड द रीजन आई गेव यू दिस क्वेश्चन इज दैट you are currently, I will not say completely out of touch of algebra, but हाँ, हम अभी उस टच में नहीं है जिसमें हमको आना है। क्वालिटी के बाद आ जाओगे, डोंट वरी। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, do you have any identity, do you have any factorization formula, do you have any algebra of abc, for example a plus b plus c whole square का फॉर्मूला तुमको पता है, राइट? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c। सिमिलरली क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पर ये टर्म्स आती हो या फिर ये टर्म्स आती हो, ये दोनों आती हो? क्या कोई ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जहां पर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, टेल मी? या फिर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर आता है? किसी को याद है? a plus b minus c the whole square। नहीं बेटा, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर करोगे, स्टिल यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन टर्म्स तो वही रहेंगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी है। तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं मिलेगा, राइट? सर इनको ऐड a plus b करके cube, a plus b cube, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, a plus b, अच्छा हाँ, सी भी तो है, okay, सी भी है ना। सर a अगर plus इन b दोनों plus को c, a square plus b square plus c square minus 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कह रहे हो? नहीं सर, a square plus b square plus c square minus 3abc। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो माइनस 3abc। जो भी है, सर जो भी है। अगर इन दोनों को मॉडिफाई आई मीन ऐड किया दोनों इक्वेशंस को, तो प्लस 3abc माइनस 3abc करके हम उनको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc लिख सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। So this is what I'm actually targeting at, कि तुम ये जो एक्सप्रेशंस एडिशन फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज जैसा तुम सभी लोग सही कह रहे हो, बस रीजन भी है कि तुम उस एक्सप्रेशन को भी जानते नहीं हो, तुम उस आइडेंटिटी को भी जानते नहीं हो। ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज जो याद रखनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ए प्लस बी होल क्यूब या फिर ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, इसके अलावा बहुत सारी और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। अब पहले मैं ये बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन पे इतना एम्फेसिस क्यों है। मान लो a इंटू बी इक्वल्स टू 2 होता सपोज, और मैंने बताया होता तुम्हें कि a और b नेचुरल नंबर्स हैं। अभी भी देखो, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर ये गिवन है कि a और b नेचुरल नंबर्स हैं,
तो हमको पता है कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड आंसर्स आएंगे, या तो a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 2 होगा, या फिर a इक्वल टू 1 होगा, राइट। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और तुम कहोगे बहुत छोटा था, बहुत इजीली हो गया, तुम बड़ा भी कर लो तो भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म में आवाज लाने से थोड़ी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी पेंट हो गई है। ऑलराइट, हेलो, अभी सही है? हेलो, ठीक है सर, ठीक है ठीक ना? है। ओके, हाँ बट सर नंबर जितना बड़ा अब होता देखो, जाएगा पॉसिबिलिटीज उतनी मल्टीप्लाई होती जाएंगी ना, मतलब बढ़ती जाएंगी। करेक्ट, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज समथिंग, सपोज चलो बड़ा नंबर रखते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू बड़ा नंबर ले लेते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू, मान लो ले लिया मैंने बड़ा नंबर, बोलो क्या लो, 84 ले लिया, चलो ठीक है, a इंटू बी इज 84, टेल मी हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। It is same as the number of factors of 84, because product of two numbers is 84. Obviously one of them should be a factor of 84. Now if you can count the number of factors of 84, which is again possible using a formula, जो तुम्हें हो सकता है अभी ना पता हो, है ना, तो हमेशा ये काम easy है। If you have product of two numbers, product of two variables equal to some constant, तो फिर ये काम करना easy है। तो हर बार ऐसे क्वेश्चंस में हमारा टारगेट होगा कि हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें। अब देखो उसको ध्यान से, तुमने कहा सबट्रैक्ट करने को, बट सबट्रैक्ट करने के बाद शायद तुम आगे देख नहीं पाए कि सबट्रैक्ट करने का एक एडवांटेज ये है कि तुम इस चीज को फैक्टराइज कर सकते हो। ध्यान से देखना, तुमने सबट्रैक्ट किया और तुम यहाँ तक पहुंचे हो, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस, इस टर्म को ऐसे मत लिखो, देखो यहाँ पे आएगा बी इंटू सी स्क्वायर, राइट, दिस इज बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर के साथ हम क्लब करते हैं, और देखो यहाँ पर आएगा सी ए इंटू माइनस सी से माइनस ए सी स्क्वायर, राइट। ऐसे देखो यहाँ पे एक टर्म आएगी माइनस बी स्क्वायर सी, बी सी इंटू माइनस बी, इसको क्लब करते हैं हम लोग इस टर्म से प्लस सी ए स्क्वायर से, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। मैं फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होगा, ए बी इंटू बी माइनस ए, और ये जो दो टर्म्स है मैंने क्यों साथ में लिए हैं, बिकॉज यहां से भी अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, I'll get b minus a. In fact, if I take what common from these two terms, इन दो टर्म से कॉमन कर लिया, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, एंड वी विल गेट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2। देखा तुमको कि ये फैक्टराइज हो सकता है, ये फैक्टराइज हो सकता है, और तुम्हारे पास आएगा ये देखो, ये एक फैक्टर b माइनस a कॉमन निकल जाएगा, सो यू विल एंड अप विद b माइनस a इनटू what's left in this bracket, ab plus c square minus c into, I took b minus a common, so what's left is b plus a, obviously, right? So अभी देखो ये और भी अच्छा आने वाला है, for your surprise the second factor can be factorized for this minus cb minus ca. Again you try to club, मान लो हमने इस बार हमने क्लब किया ab minus cb को और c square minus ca को, है ना। चलो उसको क्लब करते हैं, तो क्या आएगा बताओ, b माइनस a इंटू c स्क्वायर माइनस सी ए, सो लेट्स टेक c कॉमन, ये आ गया c माइनस a, एंड इफ यू टेक इन दीज टू टर्म्स फर्स्ट एंड थर्ड, you take minus b common, so this is c minus a. Once again this c minus a is common, and we have b minus a into c minus a into c minus b equals to 2. देखा कुछ? And this is something really special, because now we can solve this equation easily comparing to first and second. फर्स्ट सेकंड में तो पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज थी, हम चेक करते रह जाते, बट यहां पर काम ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन, यहां पर वो काम बहुत इजी हो गया। रीजन
It is given that A B C are natural numbers. तो natural numbers का अगर difference लोगे, difference of natural numbers will be an integer. चलो natural number जरूरी नहीं है, negative भी आ सकता है, but होगा तो integer. 3 factors यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका product 2 है, और तीनों factors जो है वो integers हैं. So how many possibilities do we have? कितनी possibilities है बताओ? अच्छा छोड़ो, कितनी है छोड़ो, क्या है बताओ मुझे, एक पॉसिबिलिटी बताओ क्या हो सकती है? 1 into 1 into 2. Yes, 1 into 1 into 2. All three must be integers. अब मुझे बताओ कि 1 into 1 into 2 पॉसिबल है? 1 into 1 into 2 पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किसको 1 और किसको 2 रखा जाए? से किन्हीं दो टर्म्स को 1 और किसी एक को 2. मैं किस, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम तीनों को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो, अभी हम तीनों को पॉजिटिव है, राइट? प्लस प्लस प्लस, किसको 1 किसको 2 हम बाद में डिसाइड करते हैं. अगर तुम इसको पॉजिटिव रख रहे हो तो इसका मतलब b माइनस ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब b a से बड़ा है. c माइनस ए पॉजिटिव तो c भी a से बड़ा है, और c माइनस भी पॉजिटिव मतलब c b से ही बड़ा है. इसका मतलब तुम जो ऑर्डर अभी ले रहे हो वो कुछ ऐसा है कि c ग्रेटर देन b एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन a. अगर तुम ये ऑर्डर ले रहे हो तो तुम जो अज्यूम कर रहे हो वो करेक्ट है. अब अगर C B A इस ऑर्डर में लिए जाएं, C तो is फिर the A greatest. so A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. Don't say that. 1 2 3 हमको नहीं पता. We don't know it is for sure 1 2 3, और भी possibilities हैं, but what I can tell you surely that क्योंकि दो इनमें से 1 है और एक 2 है, तो जो 2 वाला डिफरेंस है वो ग्रेटर है, तो वो C और A का ही हो सकता है. That means +2 should be this middle factor +2, और ये दोनों +1 हो सकते हैं. It cannot be random, right? हम दूसरे को 2 और इसको 1 नहीं लिख सकते हैं, because इस ऑर्डर में greatest is C and smallest is A, and 2 जो है वो greatest नंबर है, 1 और 2 comparatively 2 बड़ा है, तो obviously C minus A को 2 assume करना चाहिए, और B minus A और C minus B को 1 assume करना चाहिए. It is not necessarily 1 2 3, right? अब C minus से देखो अगर 2 है और B minus A 1 है और C minus B 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि this implies तो B की वैल्यू A plus 1 आ गई है, right? B की वैल्यू A plus 1 आ गई because B minus A is 1, और C की वैल्यू A plus 2 आ गई है. But it is not necessary that they are 1 2 3. ये जरूरी थोड़ी ना है कि A को 1 रखो, B को 2 रखो. Any choice will satisfy. B equals to A plus 1 रखो, C को A plus 2 रखो, और ये satisfy करेगा. क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा केवल थर्ड इक्वेशन से, बिकॉज वी हैव टू समवेयर यूज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. केवल फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट करें तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता. केवल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकता ये. तो अब तुम्हें क्या करना होगा, गेट बैक टू फर्स्ट इक्वेशन, और अब यहाँ पर तुम, अब ये काम तुम आगे का अपने आप करोगे. तुम्हें बी और सी को यहाँ पर जाकर सब्स्टिट्यूट करना है. तो हमारे देखो इक्वेशन क्या थी, और इक्वेशन थी a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a इक्वल्स टू 2186, and now you substitute the value of b. b is what? a plus 1. And look at इसका एडवांटेज देखो क्या हो रहा है. everything now in terms of everything is now in terms of a, right? ये हो गया a plus 2, b square c square a, c square a का मतलब हुआ a plus 2 whole square into a equals to 2186. So this is one equation in terms of one variable, though it is cubic. इसको तुम solve करोगे cubic मिलेगी a में, cubic in a, but हमें cubic in a solve करना आता है, right? cubic solve करना आता है, भले वो hit and trial से हो, but हम solve कर सकते हैं. तो तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए अगर ऑलरेडी याद होता, पता होता कि a minus b into b minus c into c minus a, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा बताओ. इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है? मल्टीप्लाई करके देखो एक बार. a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, जरा मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है.
Do it fast. 3, you'll get 3 positive terms and 3 negative terms. What are those 3 AB positive terms? square plus BC square plus CA square. Perfect. And minus? AB square plus B square C No, plus C. A square B. A square B plus Sorry. B square C plus C square. तो ये जिसको पहले ही पता होगा ना, वो तुमसे थोड़ा आगे निकल जाएगा, बिकॉज उसको पहले से पता है. उसने एक क्वेश्चन देखा कि हाँ भाई इसमें भी देखो यही टर्म्स है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, और इनका जो डिफरेंस है वो फैक्टराइज हो जाता है. तुरंत वो सेपरेट करेगा, फैक्टराइज करके आंसर निकाल देगा. तो अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व भी करना चाहते हो, जल्दी भी सॉल्व करना चाहते हो, टाइम कम कंज्यूम करना चाहते हो, तो फिर ये स्पेशल फैक्टराइजेशन जो है ना वो भी तुम्हें याद होने चाहिए. अब इसको याद रखना. और ये टर्म तुम्हें और भी तरीके से मिल सकती है. तुम अगर a प्लस बी प्लस सी को देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में मल्टीप्लाई करो, जो भी उसने बोला था, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हें ये टर्म्स मिलेंगे, राइट. देखो तुम मल्टीप्लाई कर देखो क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ना a इंटू ए बी तो आएगा ना, -3ABC भी होगा. -3 से हम +3 से उधर ले जाते हैं, है ना, +3 से उधर ले जाएंगे. तो यहाँ पे तुम्हें पता है क्या मिलेगा, तुम्हें ये यही दो फैक्टर्स फिर से मिलेंगे. देखो b इंटू ए बी, तो देखो ए बी स्क्वायर आएगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर आएगा, प्लस सारी टर्म्स पॉजिटिव है ऑब्वियसली, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर आएगा. बट इस बार कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगे, फॉर एग्जांपल a इंटू बी सी, तो ए बी सी आएगा, और फिर b इंटू सी ए, फिर ए बी सी आएगा, और फिर c इंटू ए बी, फिर ए बी सी आएगा, तो ये 3ABC एक्स्ट्रा आ जाएगा. बट ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये दो टर्म्स तो मिली, है ना. तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में ये दो टर्म्स आती हैं. और कहां पे आ सकती हैं? अगर मैं इस माइनस को प्लस कर दूं तो फिर से आ जाएगा. डू यू नो द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब? किसको याद है? a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हें जो बुकलेट दी गई थी उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ था अलजेब्रा सेक्शन में. किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा. इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना तुम ध्यान रखोगे ना, और मैं रटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये चीज कि हाँ भाई ये जो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर, सिमेट्री देखो ना, और ये स्क्वायर शफल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इन टर्म्स से रिलेटेड आइडेंटिटीज कैसी हैं, ये देखो फैक्टराइज हो गया. ये भी यहाँ पे दो, अगर हमको एक्स्ट्रा 3ABC मिल रहा है तो ये भी फैक्टराइज हो गया. परफेक्ट क्यूब बन गया. अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही टर्म्स मिलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली. तो इतनी इंफॉर्मेशन रखो अपने पास, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखो, जितना तुमने 10th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखो, और बाकी जो चीजें 11th में तो वो तुम पढ़ने ही वाले हैं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये जो है क्वेश्चन किसी ओलंपियाड में आया था. अभी कल किसी ने डाउट पूछा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम स्ट्राइक कर रहे हो. तुम लोग बहुत क्लोज पहुंच गए, विच इज वेरी गुड. तुमने सबट्रैक्ट भी किया, तुम ऑलमोस्ट वहां पे थे, और शायद थोड़ी देर और ट्राई करते तो आंसर आ जाता. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिल्कुल मैं एकदम एडवांस पे नहीं जाऊंगा. बट इस बैच को फॉर्म करने का पर्पस ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी फ्रीडम रहेगी कि हम बियॉन्ड सिलेबस भी जाएंगे, और जेई एडवांस से ऑब्वियसली बेटर क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होंगे. तो उसके लिए तैयार रहना, है ना, अपनी शील्ड विल लेके तैयार रहना, बिकॉज सामने जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे सामने. एडवांस से बेटर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे यहाँ पे, है ना. तो क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रेटिक में जो तुम्हारा पहला पॉइंट होगा थियरी में जो हमें कवर करना है वो है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो आई थिंक 9th या 10th में तुमने पढ़ी है. बट ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन चल ही रहा है. 9th 10th की चीजें हम वापस देख लेते हैं एक बार. सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? Polynomial. What is a polynomial in one variable, in single variable? How do you define a polynomial? An expression where the highest power of the
Polynomial is a natural number. No, not a Highest. natural number. Uh-huh. It's Yes. non-negative integer. I can understand, तुम्हें पता है, मुझे पता है, ठीक है. वो तुम अपने words में उसको, तुम्हें idea आएगी polynomial क्या होता है. Everybody knows about it. You know the easiest language is mathematics. मैं लिख दिया, खत्म हो गई बात. लिखा हुआ है, this is a polynomial. What is a polynomial? Polynomial अगर हम अब मैं इसको explain करूँ, polynomial is algebra is sum or difference of powers of x with some real coefficients. यहाँ पर ये जो मैंने an लिखा है या फिर an-1 लिखा है, these are coefficients, these are called coefficients, an, an-1, an-2 and so on to a0. अभी फिलहाल ये real है. In fact ये imaginary भी हो सकते हैं, but अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, तो इनको हम real रख रहे हैं. And there is a condition on n also. N must be a whole number. N must be a whole number. All powers must be whole numbers. So once again, what is a polynomial? Polynomial is sum or difference of whole number powers of x with some real coefficients. Right? एक बार फिर केवल इंग्लिश में डेफिनेशन बोल कर ये क्लियर नहीं होगी. अगर हम कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करें, चलो एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, if I ask you px equals to ax square plus b, is this a polynomial in x? You will say yes, this is a polynomial in x, because you can see in each term there is a power of x which is a whole number. अगर तुम्हें दिख रहा है कि लास्ट टर्म में x की पावर नहीं है, we can say x power 0 लिखा हुआ है, which is a whole number. So this must be a polynomial because जो भी condition है वो उसको satisfy कर रहा है. A polynomial will look like this: sum or difference of powers of x with some coefficients. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं ले लिया x square plus 3x minus 1 by x. What about this? Is it a polynomial? Is this a polynomial? No, sir. No, this is not, because in last term we have x to the power minus 1. And जैसे मैंने कहा कि all powers must be whole numbers. So it is not acceptable. Second one is not a polynomial. Okay, let's take another example. X square plus 1 whole upon x. What about this? Is this a polynomial? No, sir. No, it is not. No, sir. No, sir. Because No, sir. once again, if we split this, we'll get a term like 1 by x, and this will not be a polynomial. What about px equals to 2? Is this a polynomial in x? No. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 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 It is. It is a polynomial in x because x raised to 0. X x to power the power 0. 0. Yes, तो powers whole number होने चाहिए और वो whole number है. Fine. तो हम सबको polynomial के बारे में पता है. इससे ज्यादा और कोई रिसर्च नहीं करनी, बस स्टार्टिंग पॉइंट था, बता दिया, रिवाइज कर लिया हमने. कब आया था polynomial? 9th में? 9th से पढ़ के बैठे हो ना? सर ठीक 8 में आ चुका है. सर 8th 8 में में आ गया? आता है शायद. अरे वाह. हाँ, 8 अब तो अब तक भूल भी गए होगे. कोई बात नहीं. सर तो 8, 9, 10 तीनों साल था. अच्छा, 10th में तो आई थिंक ये थी ना हमारी क्वालिटी इक्वेशन था 10th में ना. हाँ सर. हाँ. ओके, ये तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई. पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड एक और टर्म होती है और वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. बताओ, सभी को ये चीज पता है? सभी को पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, आई नॉट आस्क यू, आई विल डायरेक्टली आस्क यू अ क्वेश्चन, यू आंसर मी. I have a polynomial px equals to ax cube plus cx plus d. Tell me, what is the degree of this polynomial? 3. 3. So 3 when a is not equal to 0. Yes, yes. Now you're answering like a mathematician, you know. Answer 3 is incorrect. तुम 3 बोलोगे तो wrong हो जाएगा. Answer 3 तब होगा जब when a is not equal to 0. अगर a 0 हो गया तो ये टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो डिग्री 3 कैसे? डिग्री तो फिर 1 होगी ना. इनफैक्ट डिग्री तब 1 हो गई जब c is not 0. अगर c भी 0 हो गया फिर डिग्री 0 हो जाएगी. So
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने इसलिए एग्जांपल लिया पहले क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लोग याद क्या रखते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल, इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x. But not only that, with a non-zero coefficient, and that matters a lot. Coefficient matter करता है, especially when you have arbitrary constants. Constant नहीं है, a लिखा हुआ है, तो ये तो zero भी हो सकता है ना. So what is degree of polynomial? It is the greatest power of x with a non-zero coefficient. ठीक है, बाकी तुम्हें पता है कि ठीक है डिग्री क्या है, हमको पता है भाई जो सबसे बड़ी पावर है वही डिग्री है उस पॉलिनोमियल की. ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स की नेमिंग की जाती है, तुमको ये भी पता ही होगा. लिख लेते हैं एक बार. फॉर एग्जांपल अगर डिग्री 1 है, सो वी कॉल दिस अ लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 है, हम यहीं पे आने वाले हैं. वी कॉल दिस सर px equals to 0 की डिग्री जीरो डिग्री पॉलिनोमियल. इट्स अ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल. बस सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Constant नॉट or डिफाइंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना डेफिनेशन. constant polynomial. सर मैंने भी एक दो जगह पे गड़बड़ी पर है, कहीं पे लिखा होता है 0, कहीं पे लिखा होता है नॉन डिफाइंड. अच्छा, px इक्वल टू तुम एग्जैक्ट जीरो बोल रहे हो? हाँ, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री. हाँ देखो, px इक्वल टू 1 जब तक है तब तक तो हम जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे. जीरो पर हाँ सही कह रही है, जीरो पर प्रॉब्लम आ सकती है. हालांकि ये बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल पॉइंट है, हमारे एप्लीकेशन में कभी यूजफुल नहीं होगा. तो ये सही कह रहे हो कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हमें इसको नॉट डिफाइंड ही बोलना चाहिए, बिकॉज नॉन जीरो कोएफिशिएंट तो जीरो, तो फिर जीरो कोएफिशिएंट हो गया ना, मतलब जो कोएफिशिएंट है उसका जीरो बन गया. तो नॉट डिफाइंड बोलना चाहिए. बट टू मेक इट सिंपल यार कि px इक्वल टू जीरो, जीरो भी कांस्टेंट ही है, तो हम उसको जीरो डिग्री भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे मत जाओ, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है. बस ये रखो कि हम लीनियर से स्टार्ट करेंगे, डिग्री एटलीस्ट 1 रख के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिग्री हम मेंशन कर रहे हैं, तो फिर ये चीज हमेशा सही रहेगी. तो डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक, और डिग्री 4 क्या बोलते हैं? Quartic. बाइक्वाड्रेटिक. Biquadratic. देखो ये हाँ, Quartic. बाई क्वाड्रेटिक जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बट उसके साथ साथ कभी कभी ये भी यूज होता है क्वाड्रेटिक. और मैं इसलिए बताता हूँ इसके बारे में क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन लेके चले जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो पता चलता है कि उन्होंने सोचा कि वहां पे क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा था क्वाड्रेटिक, और उनको लगा कि यहाँ पर एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो लिखना चाह रहा था क्वाड्रेटिक बट क्वाड्रेटिक लिख दिया उसने. तो ऐसा नहीं है. क्वाड्रेटिक का मतलब इट्स अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है, याद रखना बस. और 5 डिग्री क्या बोलते हैं? Quintic. क्विंटिक. बट ठीक है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, 4 डिग्री बहुत है. 4 डिग्री पॉलिनोमियल तक स्पेशली ये वर्ड याद रखना, क्वाड्रेटिक. ओके, तो ये था हमारा पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट होगा सेकंड पॉइंट, a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Once again, it's very simple. A quadratic polynomial will be a polynomial with degree 2. With degree 2 means this time px equals to ax square plus bx plus c with the condition that a is not equal to 0. Obviously a is not equal to 0 because अगर ये 0 हो गया तो ये linear या 0 degree हो सकता है. तो a should not be equal to 0. That is the condition. This is a quadratic polynomial. ठीक है, ये भी सिंपल है. Okay. Next point. Now before we start solving quadratic, या हम रूट तक जाएं उसकी, इसके पहले एक और पॉइंट है, और वो है डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. ये भी एक ये पॉइंट इसलिए मैं एड्रेस करता हूँ बिकॉज यहाँ पर भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है. व्हाट इज एन इक्वेशन एंड व्हाट इज एन आइडेंटिटी.
डू यू नो द डिफरेंस? तुम्हें पता है इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच का डिफरेंस क्या है? Sir, identity is true for all values of x, and equation is true for only specific values of x. Very nice. Actually, तुमने ये पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? डू यू नो अबाउट इट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा किसी को पता है? कोई बात नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, हालांकि कहने के लिए फंडामेंटल थ्योरम है, पर बट पॉलिनोमियल में कोई एक रूट होता है n डिग्री में जो कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ ऐसा। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड मच लेटर। इफ यू कंपेयर इट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा बहुत पुराना है, लेट इट बी एक्स तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इज समथिंग रीसेंट। आई मीन 400-500 years बैक अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, एंड दैट थ्योरम स्टेट्स कि भाई सिंपल है, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री polynomial equation will always have n roots. I think तुमको ऑलरेडी पता होगा, बट पहले लोगों को पता क्यों नहीं था? I mean, जब अलजेब्रा स्टार्ट हुई तब ये लोगों को आइडिया क्यों नहीं था? ऐसा क्या हो गया कि ये पहले पता नहीं था और बाद में पता चला इस बारे में? And then it became the fundamental theorem of algebra. Like for example, x square minus 3x plus 2 equal to 0 is a polynomial equation of degree 2. It's a quadratic equation. And we know, 10 में solve किया हुआ है तुमने, कि इसकी दो roots आएंगी, x equals to 1 or 2. So you can see degree is 2 and we have two solutions. My question is, why this theorem came later? बाद में क्यों आई, पहले क्यों नहीं आ गई? तो क्योंकि कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते थे जो हमें नहीं पता लगे, या इक्वल रूट्स। Now look at this equation, x square plus 1 equal to 0. x square plus 1 equal to 0 जब तुम solve करने चलोगे, x square equal to minus 1 आ जाएगा, और 300-400 years back nobody had idea about complex numbers. Complex numbers पता ही नहीं थे, imaginary numbers पता ही नहीं थे. For them it is absurd. x square equals to minus 1 तो हो ही नहीं सकता, because square of a real number can never be negative. For them this equation has no solution, and that's why there was no such theorem. हम बोल नहीं सकते ना, because जो चीज यहाँ पे सही है यहाँ पे तो सही नहीं है. For a degree 2 polynomial, there are not two roots. There is actually no root. But actually वो दो roots हैं, अब तुम्हें पता है, and those जिनको पता हो imaginary numbers के बारे में, they know that these two roots are x equals to plus minus I. So no matter what polynomial equation you do have, second degree, third degree, fourth degree, and whatever coefficients you have, जो degree है उस polynomial की, उतनी roots तो आनी ही आनी है. Number of roots will be exactly same. On the other hand, there is identity. What is an identity and how it is different from an equation, polynomial equation especially? Identity क्या होती है? Identities are something which are always correct. No matter what values you are putting, उसमें तुम real, imaginary भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो चीज हमेशा सही रहेगी. For example, I want to associate this with a polynomial equation. That's why I will keep it to polynomials only. X plus 1 whole square equals to x square plus 2x plus 1. This looks like a polynomial equation. देखो ना, square भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. But is it actually an equation? ये equation है क्या? No. Hello. This is actually an identity. तो पता है कि x की वैल्यू यहाँ तुम कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू कुछ भी रखी जाएगी, x plus 1 whole square will always remain x square plus 2x plus 1. तुमने x को 1 रख दिया, देखो 1 plus 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, and 1 plus 2 plus 1 ये भी 4 आ गया. So these type of equations are called an identity. So what is the basic difference between an identity and an equation? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है. क्या? For any polynomial equation, this fundamental theorem of algebra will work. यानी किसी भी n degree polynomial equation की हमेशा n roots ही होंगी, n solutions ही होंगे. But
किसी आइडेंटिटी के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? For any identity, there will always be infinite solutions because every value possible or not possible will always satisfy an identity because that's why it is called an identity. It is always correct. ठीक है? तो स्टेटमेंट ये है कि if ax square plus bx plus c equals to 0 is a quadratic equation. Is a quadratic equation, suppose. Then what should be true? A must not be equal to 0 and there will be two values of x satisfying the equation. These two values can be real, can be imaginary, कुछ भी हो सकती हैं, right? ये सबको पता है. ये quadratic है, इसकी दो roots होती हैं और a should not be equal to 0. That's why it is called quadratic. But at the same time, if I say ax square plus bx plus c equals to 0 is an identity. Tell me, क्या changes आएंगे? Statement क्या लिखूं मैं? If it is not a quadratic equation, it is an identity. So first of all, then it will be satisfied by all values of x. सर अगर हाँ, सर अगर हम देखें तो फिर 0. x - 1 = 0 इसका डिग्री 1 है तो फिर 1 सोल्यूशन होना चाहिए बट 1 को हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं और फिर तो कहाँ पहुंच गया? तो 0.9 बार एग्जैक्टली 1 है ना. तो अगर हम 0.9 बार को 1 लिख सकते हैं तो वही तो लिखा. हम 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं तो क्या एक और सोल्यूशन आ गया. हम 1 को 3 - 2 लिख सकते हैं तो क्या एक और सोल्यूशन आ गया. 1 ही तो है वो. बट सर 0.9 बार तो नंबर लाइन पे एक होल डिफरेंट पॉइंट. नो. अरे कमाल करते हो. तुम अभी बोल रहे हो, एक बार बोलते हो 0.9 बार 1 है, फिर बोलते हो 0.9 बार डिफरेंट पॉइंट. स्मॉल गैप है उनके बीच में. नहीं, इनफाइनाइटली स्मॉल गैप जैसी कोई चीज होती नहीं ना. एक्यूरेटली 0.9 बार एग्जैक्ट 1, 0.9 बार एग्जैक्ट 1 है. वो जो तुम आपने बोला था कि उन दोनों में कोई गैप नहीं है, इसके लिए उसको सेम मानते हैं ना. यस, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है. 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. क्योंकि अगर इनके बीच में गैप आ गया तो पूरी कैलकुलस खत्म हो जाएगी. कैलकुलस फिनिश्ड एंड यू विल बी सो हैप्पी अबाउट इट. देयर इज नथिंग लाइक dx. तुमसे पूछेगा dx क्या है, तुम बोलोगे 1 - 0.9 बार, क्योंकि वही तो dx है, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू. सो 0.9 बार इज एग्जैक्टली 1. तुम इतना पता, तुम्हें इतना पता होने के बाद भी तुम परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें लगता है कि 0.9 बार शुड नॉट बी इक्वल टू 1. 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. इस बात को ध्यान रखना, ठीक है. नंबर लाइन पे वो कोइंसाइड करेगा, उसके पहले नहीं आएगा. ओके, हाँ, तो गिव मी आंसर टू दिस. If ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity, then it will be, yes, then it will be satisfied by all values of x. ये तो सही है, ये तो बात सही है. But if it is getting satisfied by all values of x, तो फिर what about these coefficients a b c के साथ क्या होगा? Can we say a not equal to 0? Because a अगर 0 नहीं रहा, अगर a नॉन 0 हो गया, तब तो हमारे पास this should be a quadratic equation. और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर डेफिनेटली इसके दो ही रूट्स आने चाहिए. ये इनफाइनाइट रूट्स कहां से आ गए? और इसको फिर से एक बार एग्जांपल से चेक करते हैं. मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर + 2x + 1 व्हिच इज एन आइडेंटिटी एंड सीम्स टू बी अ क्वाड्रेटिक बिकॉज़ यहां पे जो मैक्सिमम पावर x की वो 2 आ रही है. कैन यू टेल मी व्हाट इज? सर a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसलिए इनफाइनाइट है.
ए की कुछ भी वैल्यू तो यहाँ भी हो सकती है भाई, केवल 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। नहीं, बट फिर वो अभी एक मिनट रुक, अभी देखो तुम्हें मैं उसकी पहले फील आ जाए, उसके बाद हम प्रूव भी कर लेंगे। x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी फिलहाल एक इक्वेशन है, मुझे बताओ उसकी डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन? 2 अभी 2 बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नो। when you are calculating degrees, जब भी तुम पॉलिनोमियल डिग्री कैलकुलेट करो, make sure you are simplifying it. Simplify everything, keep all the terms to one side and simplify everything. Simplify everything मतलब x plus 1 whole square को भी open करो and you know what is going to happen. X square into 1 minus 1, 2x into 1 minus 1 plus 1 minus 1. अरे that is why it is NND ना, तभी तो 0 equal to 0 आया, तभी तो ये this is always true. समझो इस चीज को। what is the degree of this what is the degree of this equation? degree 2 नहीं है। you can say in a way it is not defined, degree not defined है इसकी, है ना? क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे 0 हैं। तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि तुमने एक टर्म को उधर सेपरेट रखा है एक टर्म को। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा x प्लस 1, क्या डिग्री है इसकी? x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है? 1। मैंने क्या किया, बोथ साइड्स x स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसकी डिग्री क्या है? अब इसकी डिग्री क्या 2 हो गई? नहीं, जब तुम डिग्री कैलकुलेट करोगे तो तुम सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, और जब तुम टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे ऑब्वियसली यू विल कम टू दिस कंक्लूजन दैट डिग्री इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, राइट? तो आइडेंटिटी अगर वहां पर है तो फिर उसकी डिग्री 2 नहीं है, और अगर उसकी डिग्री 2 नहीं है तो तुम्हें नॉट डिफाइन करनी है। तुमने अभी देखा एग्जांपल के हेल्प से कि ऑल कोएफिशिएंट्स आर गेटिंग 0, ये सारे कोएफिशिएंट 0 बन रहे हैं। सो इन शॉर्ट इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आया होगा कि हम उसको प्रूव भी करेंगे। इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आया होगा कि if ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity, then it will be satisfied by all values of x and all coefficients must be 0. सारे के सारे coefficients 0 होने चाहिए। That is a equals to b equals to c equals to 0. एक बार फिर अगर तुम्हें फिर भी अगर फील ना आ रही हो तो एक बार उसका जरा ऑपोजिट सोचो। मान लो तुम कह रहे हो चलो ठीक है a तो 0 है बट b 0 नहीं है। The moment you say that b is not equal to 0, this will become a linear equation. और जैसे ये linear equation बनी इसका एक रूट आ गया, एग्जैक्टली एक रूट आ गया, इनफाइनाइट रूट हो ही नहीं सकती। तुमने बोला कि a 0 है b 0 है बट c 0 नहीं है। अगर c 0 नहीं है और a और b 0 है तो दिस इज अ क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि c तो 0 होना ही चाहिए, c इक्वल टू 0 बचेगा अगर तुमने a को 0 और b को 0 दिया। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए, सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। एंड दिस इज अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन, यू मस्ट नो दिस। कोई बोलता है कि ये आइडेंटिटी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके सारे कोएफिशिएंट्स 0 है, ठीक है? तो इक्वेशन तो नहीं बट आइडेंटिटी के बारे में जो हमने अभी कंक्लूड किया उसको मैं वापस लिख रहा हूं कि if px equals to 0 is an identity where px seems to be an n degree polynomial, then remember two things. First, it seems to be n degree polynomial, but since it is an identity, it cannot be an n degree polynomial. Why it cannot be? Because all coefficients are going to be 0. तो फिर सबसे पहले चीज तुम्हें याद रखनी है कि this equation must have, instead of infinite, I will use this statement. This equation must have more than n roots. क्या ये बोलना सफिशिएंट है?
ये बोलना सफिशिएंट है, बिकॉज अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री की, तो फिर इसकी एनी रूट्स हो सकती हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकती हैं. द मोमेंट यू से कि भाई इसकी मोर देन n रूट्स हैं, इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी, इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी. इनफाइनाइट बोलने की जरूरत ही नहीं, मोर देन n सफिशिएंट है. और दूसरी बात, all coefficients must be 0. That's it. इतना तुम्हें पता होना चाहिए about an identity. अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इस पर कैसे क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं. जैसे देखो ये क्वेश्चन, हालांकि वे बैक इन आई थिंक 2005 में कभी ट्रिपल ई जब एग्जाम होता था तब पूछा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. देखो p minus 1 into x square plus p square plus p minus 2 into x plus p square minus 1 equals to 0 is an identity in x. ठीक है, is an identity. Then find value of p. ये क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन आंसर हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये जो इक्वेशन लिखी हुई हमको इक्वेशन दिख रही है 2 डिग्री वाली, ये एक्चुअली इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है. नो मैटर whatever value of x you put here, it should satisfy. Then find the value of p. 1. Yes, answer is 1. Answer is 1 because you know कि भाई अगर ये एक आइडेंटिटी है, what are these 2 points? All coefficients must be 0. Look at coefficients here. Coefficient of x square is p minus 1, so p minus 1 should be equal to 0. But remember, it is not only p minus 1 equal to 0, and simultaneously p square plus p minus 2 should be equal to 0, and simultaneously p square minus 1 should also be equal to 0. तो यहां से तो p की वैल्यू 1 आ जाती है, बट यहां से p की दो वैल्यूज आती हैं. क्या क्या आती हैं? -2 और 1. और यहां से भी दो वैल्यूज आती हैं, -1 और 1. So is it 1 only, or is it -1, 1, -2 and all 1 सब कुछ? One only. सिर्फ 1 रहेगा. Only one because simultaneously all coefficients must be 0. It cannot be -1 because -1 पर केवल ये टर्म 0 होगी, ये दोनों 0 नहीं होंगे. It cannot be -2. -2 पर केवल ये टर्म 0 होगी, ये दोनों नहीं होंगे. So the only answer is p equals to 1. ठीक है, समझ में आया? अब मुझे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखाओ. Find x if it is an identity in P. Same equation, ये वाली. चलो लिख दो, वापस लिख देता हूँ. p minus 1 x square plus p square plus p minus 2x plus p square minus 1 equal to 0. तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने जो है ट्विस्ट किया है. पहले क्या था? आइडेंटिटी इन x, देन फाइंड p. इस पर क्या है? इट इज आइडेंटिटी इन p, फाइंड x. टेल मी व्हाट यू विल डू. क्या करोगे? तो सर x स्क्वायर x वाले टर्म्स को कोएफिशिएंट माने. Sir, it is not an identity. इट इज नेवर एन आइडेंटिटी. और तुमने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ पर सबसे पहले p की इक्वेशन तो फॉर्म करें, तब तो हम जाएंगे आइडेंटिटी पर. तो देखो यहाँ पर p स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा? p स्क्वायर इंटू x प्लस p स्क्वायर, तो x प्लस 1. कोएफिशिएंट ऑफ p क्या है? इट इज p इंटू x एंड p इंटू x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x. और फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ p कौन सी टर्म्स है? तो वो देखो आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके अलावा क्या आ रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -1 इक्वल टू 0. देखो मैं सही लिखा है?
चेक कर लो एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। कैसे लिखा? कैसे लिखा भाई? पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा? देखो पी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर। तो इफ यू टेक पी स्क्वायर कॉमन, मैंने वही एक स्टेप स्किप कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद कर लेना। तो पी स्क्वायर इंटू एक्स और पी स्क्वायर, टेक पी स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस 1, पी इंटू एक्स और पी इंटू एक्स स्क्वायर, टेक पी कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। एंड फाइनली जो बचा वो क्या है? माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ दिस शुड बी एन आइडेंटिटी इन P, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अब जो इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, इसका मतलब x plus 1 should be equal to 0 and simultaneously x square plus x equal to 0 and simultaneously minus x square minus 2x minus 1 should be equal to 0. Now you know x plus 1 equals to 0 का मतलब हुआ x equals to minus 1, x square plus x equal to 0 का मतलब क्या हुआ? x equals to minus 1 और 0, और यहाँ से आंसर आया minus 1 और minus 1, रिपीटेड रूट्स हैं क्योंकि ये x plus 1 का होल स्क्वायर है। So do you think there is no answer? No answer possible? Do we have a common solution? क्या हमारे पास एक कॉमन सोल्यूशन है? सर बट जब मैं इसे कंबाइन नहीं करूंगी, मतलब आपने जैसे पी स्क्वायर को बाहर लेके किया एंड जस्ट नॉर्मली खोलूंगी तो पी के कई टर्म्स में कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है ना? नहीं, हो रहा ना, तुम्हें p का केवल एक कोएफिशिएंट थोड़ी देखना है, तुम्हें p के कोएफिशिएंट्स, तुम्हें p के सारे कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करना है। फाइनली जो इक्वेशन आएगी उसमें कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म शुड बी इक्वल टू 0। वी कैन नॉट लुक एट दिस टर्म इंडिविजुअली, p into x स्क्वायर नहीं देख सकते अलग से ना, हम ही नहीं बोल सकते कि x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द फाइनल कोएफिशिएंट ऑफ p, तो हम सेपरेटली नहीं देख सकते। और फिर अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो x को -1 रख के देखो, x को यहाँ पर नॉट इन दिस इक्वेशन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला, वहां पे रख के देखो, अगर तुम यहाँ पर x को -1 रखते हो तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 रख के देखो, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x को हमने -1 रखा है, क्या होगा? -1 रख के देखो ना, p स्क्वायर कट हो जाएगा, p स्क्वायर और p स्क्वायर कट हो जाएगा, कहां से? मैं लिख के दिखाता हूँ, p -1 इंटू -1 का होल स्क्वायर, अगर हम x को माइनस, हो रहा है ना 0, प्लस p स्क्वायर प्लस p -2 इंटू x which is again -1 and plus p स्क्वायर -1। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आइडेंटिटी है तो 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। और देखो कैलकुलेट करो, ये क्या हो गया? p -1 माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस 2 and plus p square -1. So p square cancelled, minus p plus p cancelled, and 2 -1 -1, 0 equal to 0. It is an identity. ठीक है, समझा? तो in any equation, if it is said that this is an identity, all coefficients must be 0. And to prove it, चलो उसको prove भी कर लेते हैं, हमने तक prove नहीं किया इसको। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, prove that if ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity, then a equals to b equals to c equals to 0। ऐसा प्रूफ करो, बताओ कैसे प्रूफ करोगे इसको? अगर ये एक आइडेंटिटी है, then how will you prove that a equals to b equals to c equal to 0 होना चाहिए? क्योंकि हमने जो भी देखा, अभी तक देखा है, वो तो केवल ऑब्जर्वेशन था, हमने एक एग्जांपल लिया x plus 1 होल स्क्वायर वाला, बट एक सब्जेक्टिव प्रूफ क्या होगा? How will you prove this statement? Oh, come on, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन तो ठीक है, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन भी ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं,
कॉन्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिंपल प्रूफ ये यार कि भाई अगर ये आइडेंटिटी है तो सारी वैल्यूज x की सेटिस्फाई करेंगी, और सारी वैल्यूज x की सेटिस्फाई करेंगी। x को डाल दिया 0 तो c 0 आ गया, x को डाल दिया 1, x को डाल दिया -1, x को 2 डालते जाओ, इक्वेशन सॉल्व करते जाओ, तुम्हें a = 0, b = 0, c = 0 मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर बहुत फॉर्मल प्रूफ चाहिए तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि let alpha beta gamma be 3 distinct solutions. And why I'm saying so? Why I'm saying there are 3 distinct solutions? Because मैंने तुम्हें लिखवाया ना कि अगर ये इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी है तो ये बोलना सफिशिएंट है कि इसके पास मोर देन 2 रूट्स है अगर ये क्वाड्रेटिक है तो, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक होती तो 2 ही रूट्स होती। मैंने जैसे ही अज्यूम किया कि यहाँ पे मोर देन 2 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, तो अपने आप ही आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। अब देखो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अगर अल्फा बीटा गामा इसके सॉल्यूशंस हैं तो अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। दैट मींस a alpha square plus b alpha plus c should be equal to 0 and a beta square plus b beta plus c equal to 0 and a gamma square plus b gamma plus c equal to 0। ये 3 इक्वेशंस हैं और हमने ये 3 इक्वेशंस क्यों फॉर्म किए हैं? बिकॉज हमको 3 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है a b c की। कैन यू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c? बहुत सिंपल है इनको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया, 1 - 2। टेल मी व्हाट यू विल गेट। टेक a कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। टेक b कॉमन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। c और c कैंसिल हो गए। इसके पहले हम आगे जाएं, देखो यहाँ पे फैक्टराइज हो सकता है अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है। वी कैन टेक अल्फा माइनस बीटा कॉमन and what's left is a into alpha plus beta plus b equals to 0। ठीक है, अब तो यहां से क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा इंटू समथिंग इक्वल टू 0। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेकंड फैक्टर इज 0, फर्स्ट भी 0 हो सकता है, बट हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है दैट अल्फा बीटा का हमारा 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने अल्फा बीटा को डिस्टिंक्ट बोला, अल्फा माइनस बीटा 0 हो नहीं सकता, एंड दैट्स व्हाई we have this equation now, a into alpha plus beta plus b equals to 0, call this fourth equation। Similarly अगर हम second minus third कर दें, second equation minus third equation, देख लो क्या है, सिमेट्री है, अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, बीटा की जगह गामा आ जाएगा, and you will have this equation a into beta plus gamma plus b equal to 0, call this fifth equation। And now subtract these two also, मतलब तुमने 4 minus 5 अगर कर दिया तो क्या होगा, देखो बीटा बीटा कट हो जाएगा, a कॉमन, अल्फा माइनस गामा, अच्छा b भी तो कट हो ही जाएगा, b भी 0 हो गया, इक्वल टू 0। और यहां से कैन वी से इक्वल टू 0, हालांकि दो वैल्यूज का फिर से प्रोडक्ट आ रहा है, बट सिंस वी हैव अज्यूम्ड दैट अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट, अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू गामा, a equal to 0। a equals to 0 put in 4 or 5 implies b equals to 0, and a equal to 0, b equal to 0 put in 1 2 3 किसी में भी, and this will give you c equal to 0। So all coefficients of this equation are 0 if this equation has more than 2 roots। हमने देखो इनफाइनाइट अज्यूम नहीं किया, 3 रूट से हमारा काम हो गया। और ये मैथमेटिक्स है, ये अपने आप को हर जगह करेक्ट करने की कोशिश करती है। वो फिर करी लास्ट टाइम, मान लो भाई कि अल्फा इक्वल टू गामा है, तो मैं ए को 0 नहीं करूंगा, मान लूंगा मैं अल्फा इक्वल टू गामा मतलब 3 नहीं 2 ही रूट्स हैं। वो लास्ट टाइम तक खुद को करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट तुम स्टबर्न थे, तुमने कहा नहीं अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट हम नहीं मान सकते, तो आ गया भाई a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। तो ये है आइडेंटिटी। समझ में आया? और आपने 3 डिस्टिंक्ट क्यों चूज किया? मैंने 3 डिस्टिंक्ट इसलिए माना बिकॉज ये एक आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि इसकी 2 ही रूट्स हैं। अगर ये 2 रूट्स अज्यूम करोगे तब तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी व्हिच इज सैटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ x? तो मैंने इनफाइनाइट भी नहीं अज्यूम किया, मैंने तो 3 ही अज्यूम किया ना, बट 3 डिफरेंट तो अज्यूम करने पड़ेंगे ना। अगर 2 सेम हो जाएंगे फिर तो 2 ही डिस्टिंक्ट होंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तो क्वाड्रेटिक निकल ही सकता है ना।
इसलिए हमने 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस अज्यूम किए और ये प्रूफ लिखा है, देख लो। बेसिकली फिर से मैं रिपीट करूंगा कि तुम्हें 2 ही चीजें याद रखनी है कि अगर वो आइडेंटिटी है तो सारे के सारे कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए, और दूसरी बात, मोर देन जिस डिग्री का वो तुम्हें पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा हो, जैसे अगर तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है तो उसकी 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर वो क्यूबिक दिखाई दे रहा है तो उसकी 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे, अगर वो एक आइडेंटिटी है तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा AI ट्रिपल क्वेश्चन था, उसके बाद कभी ये क्वेश्चन आया नहीं, उसके बाद कभी भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, 1 या 2 ही बार आया, बट ठीक है, ये तुम्हें आया है तो पता तो होना ही चाहिए। हाँ, ओलंपियाड में जरूर एक बार बहुत पहले 80s का एक क्वेश्चन है, और तो किसी भी आइडेंटिटी का रूट डिफाइंड नहीं है, किसी भी आइडेंटिटी का रूट डिफाइंड नहीं है। रूट डिफाइंड है भाई, बट नंबर ऑफ रूट्स इमेजिनरी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की कितनी रूट्स डिग्री है? मतलब सॉरी सर, डिग्री नॉट। हाँ, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन एक्चुअली जो आया था वो पूरा नहीं दिखा सकता, वो इनइक्वालिटी थी, बट उसमें कहीं ना कहीं ये चीज यूज हो रही थी, है ना। मान लो दिया हुआ है A B C आर distinct real numbers, then find the value of 1 minus B into 1 minus C upon A minus B into A minus C plus 1 minus C into 1 minus A upon B minus C into B minus A and plus 1 minus A into 1 minus B upon C minus A into C minus B। क्वेश्चन देख लो भाई एक बार फिर। क्वेश्चन में कहा रहा है कि अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट इसलिए इस बार बोला गया है बिकॉज देखो डिनोमिनेटर में a माइनस बी वाली टर्म है, b माइनस सी वाली टर्म है, c माइनस ए वाली टर्म है। अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं बोलते तो फिर नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, क्या आएगी। जबरदस्ती इसको तुम आईडी से नहीं कर पा रहे हो, अगर रिलेट कोई बात नहीं, तुम बस इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, और इस क्वेश्चन का आंसर एबीसी से इंडिपेंडेंट है, इसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो दिखाओ मुझे क्या आ रही, बताओ उसकी वैल्यू। वन माइनस बी वन माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी, वन माइनस सी वन माइनस ए, देन बी माइनस सी बी माइनस ए, वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। What is the value of this expression? भाई जो भी तुम, अगर तुम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हो काफी लेंथी होने वाला है, बिकॉज डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एलसीएम ले सकते हो, बिकॉज बाकी टर्म्स रिपीटेड है। a माइनस सी इज व्हाट, माइनस सी माइनस ए। तो डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स आएंगी, न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स आएंगी, बट प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स वो भी 3 टाइम्स इन न्यूमरेटर, लाइक 1 माइनस बी 1 माइनस सी इंटू समथिंग, 1 माइनस सी 1 माइनस ए इंटू समथिंग। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर आंसर 1। यस, आंसर इज 1। कैसे किया? सब्स्टिट्यूट। स्मार्ट बॉय। क्या सब्स्टिट्यूट किया तुमने? सर 4 2 3 ABC। अच्छा 2 3 4 4 2 3 4 A equal to 4, B equal to 2, C equal to 3।
हाँ वही मतलब 2 3 4 किसी भी ऑर्डर में रख लो, फर्क क्या हाँ पड़ता है, सिमेट्री तो है। तो ये कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा जेई ऑब्जेक्टिव है, तुम ये काम कर सकते हो एग्जाम में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप पूछा भी नहीं जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन और मैं ये भी अज्यूम कर लूं कि तुमने अगर एलसीएम लिया और तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सही से आता है, तुम कहीं कोई मिस्टेक नहीं करते हो, कैलकुलेशन कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 1 है, इसका आंसर 1 है भाई, ये बात सही है। लेकिन क्या तुम कोई शॉर्ट मेथड, क्या तुम अपने मेथड को थोड़ा शॉर्ट, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन नहीं, एक्स एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, क्या तुम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से रिलेट कर सकते हो? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये टेक्निक। अगर थोड़ी देर के लिए मैं चलो 1 को x लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। भाई अगर मैंने इतना टाइम दिया इस पॉइंट को, तो एक दो अच्छे क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए, क्योंकि जेई में हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया इसके बारे में। ये देखो, मैंने जहां भी 1 लिखा हुआ है मैंने इसको x लिख दिया, ठीक है, मैंने उस चीज को x लिख दिया है। x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पे एक काम करो, मुझे बताओ कि तुमने अगर x को a डाला या b डाला या फिर c डाला, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? बताओ, सोच के बताओ। अगर हम x को a रखते हैं इस एक्सप्रेशन में, x इक्वल्स टू a, x इक्वल टू a क्यों रख रहे हैं? बिकॉज x इक्वल टू a रखकर वैल्यू बहुत इजीली निकल सकती है। देखो ना, x माइनस ए वाली टर्म 0 हो जाएगी, x माइनस ए वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये दोनों तो 0 हो गए, बचा केवल ये, क्या आएगी वैल्यू? सर बाकी तो 0 से 0 हो जाएंगे और वो बस 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। what if you substitute x equal to b? तो भी 1 आएगा। तो भी 1 आएगा। और अगर x को हमने c रखा तो भी 1 आएगा। देखो ना, c रखा तो ये दोनों 0 हो गए, और ये वाला जो था वो 1 आ जाएगा। c माइनस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 1 लिखूं, तो 3 तो सॉल्यूशंस इसके हमको दिखाई दे रहे हैं इस इक्वेशन के, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b और x इक्वल टू c। but it appears to be a polynomial equation of degree 2. Why it appears to be of degree 2 in x? Why it appears to be a polynomial equation of degree 2 in x? Because you can see denominator में तो x कहीं है नहीं, numerator में we have 2 factors of x minus b, x minus c, x minus c, x minus a, x minus a, x minus b। तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 ही तो होगी, 2 के तो जा नहीं सकता। So what appears to be a second degree polynomial has 3 distinct solutions, और अगर इसके 3 distinct solutions आ रहे हैं, so it must be an identity. कॉल कर रहा है यार। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। So हाँ, it sir. must be an identity. बताओ मुझे, यहां तक जो मैंने अभी तुम्हें समझाया वो तुम्हें समझ में आया? सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, पी वाले क्वेश्चन में आपने बोला था कि हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा इक्वेशन। सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हाँ, वो पी वाले क्वेश्चन में आपने, मैं कोएफिशिएंट को 0 नहीं कर रहा हूँ। चलो वापस चलते हैं, अभी तक तुम कंफ्यूज हो चुके हो। वापस चलते हैं जहां पे हमने लिखा है, ये देखो, ये दो चीजें पढ़ो।
if px equal to 0 is an identity where px appears to be a n degree polynomial, then there are 2 points. This equation must have more than n roots. N say what appears to be an n degree polynomial must have more than n roots, and the second point is all coefficients must be zeros. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम कोएफिशिएंट्स निकाल रहे थे, हम कोएफिशिएंट्स को जीरो कर रहे थे, राइट? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हम कोएफिशिएंट्स ही निकाल रहे हैं. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई हमने जब 1 को x से रिप्लेस किया तो तीन वैल्यूज पर सेम आंसर आता है, 1 आता है. यानी जब मैंने इसको इक्वल टू 1 लिखा तो ये जो इक्वेशन आ रही है उसके तीन सॉल्यूशंस हैं. बट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम केवल ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है. क्योंकि अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज एज गुड एज एलसीएम लेके सॉल्व कर लो पूरा. हम उसी स्टेप को बचाना चाहते हैं. तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो x into x, I cannot get a degree of x which is greater than 2. So it appears to be a polynomial of degree 2, but it has three distinct solutions. So it must be an identity. And if it is an identity, any value of x must satisfy. Any value of x must satisfy. And back to your question, the question क्या था? Find the value of 1 minus b 1 minus c upon this and this. तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? To solve your question, put x equals to 1. और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में मैंने 1 की जगह पे 2 रखा होता, 3 रखा होता, 5 रखा होता, 10 minus 1 कुछ भी रखा होता, आंसर इसका +1 ही आने वाला था. करेक्ट? समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में अगर इस 1 को रिप्लेस कर दिया गया होता 2 से, -1 से या किसी भी चीज से, तो भी इसका आंसर 1 ही होता. बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी इन x. एनी वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई. फाइन. चलो, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई. और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा ये चैप्टर. अब ये वापस वही चीज आ गई जो तुमने पढ़ी हुई है. तीसरा पॉइंट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक. और बस याद तक कर लेंगे आज, इसके बाद वो चीज बाद में करते हैं. रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक. So what is a quadratic equation? We have ax square plus bx plus c equals to 0 with the condition that a is not equal to 0. And how do you find roots of a quadratic? What is the method? हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि 10th में इसको स्किप करा दिया गया था और हमको डेरिवेशन नहीं कराया गया था. Quadratic formula. हाँ, that same quadratic formula, but इसका डेरिवेशन शायद तुम लोग बोल रहे थे 10th में. Completing the square. That's what. So all of you know about completing a square, or I have to tell you again? बताओ. पता है ना? सिखाया है. सभी को पता है? Sir. चलो, फिर बहुत अच्छी बात है. तो in the first step, take a common. X square plus b by ax plus c by a equals to 0. मतलब तुम वैसे बहुत attentive आजकल हो, you are taking all the precautions. तो फिर मैथ्स में भी अब थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो. इन ईच स्टेप व्हाटएवर यू से मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट. अभी तक क्या था, ए को हम सिंपली रिमूव कर देते हैं. ए को रिमूव कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमारा जो पर्पस सॉल्व हो रहा है वो तो इस इक्वेशन से हो रहा है. बट नाउ व्हेन यू रिमूव ए फ्रॉम द इक्वेशन, you must quote somewhere that since a is not equal to 0, the other factor must be equal to 0. And this thing is very important, क्योंकि अगर a 0 हो सकता होता, अगर a भी 0 हो सकता, तो फिर जरूरी नहीं कि a 0 हो, right? Product of two things, a into b is 0, and if a is not equal to 0, then b should be necessarily equal to 0. और इसलिए मैंने लिखा है कि x square plus b by ax plus c by equal to 0. तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसका, क्योंकि यही छोटी चीजें वो पिन पॉइंट करते हैं जे एडवांस में. खैर, आगे तुम्हें पता ही है. और चलो फिर मैं लिखूंगा पूरा कि अगर तुम्हें यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो एक 2 मल्टीप्लाई किया और एक 2 हमने यहाँ पर डिवाइड किया जस्ट टू सी. ये माइनस सी बाई ए को हम इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं जस्ट टू चेक कि व्हाट शुड बी ऐड एंड सबट्रैक्ट टू कंप्लीट द स्क्वायर. सो इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर plus 2a, and this whole thing is considered to be b. So what should I add and subtract? Add and subtract what?
this b by 2a का whole square, right? तो अगर हमने इसको देखो ऐड सेपरेट किया, I will get x square plus 2x into b by 2a plus b by 2a का whole square लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी यही चीज ऐड कर लेते हैं, add both sides, add both sides, what b by 2a whole square, तो ये हो गया तुम्हारा b square by 4a square minus c by a. And why did we added this term b by 2a whole square to each side? Because this becomes x plus b by 2a whole square, a plus b whole square formula se. And right hand side mein if you take LCM, this is 4a square, this is b square minus 4ac. So x plus b by 2a equals to, obviously बताइए कि स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाओगे, so you will end up having plus minus root over b square minus 4ac, 4a square हालांकि हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम 2a लिख सकते हैं, plus minus, and there you go, you have two values of x, b by 2a को भी शिफ्ट करो उधर, minus b plus minus root over b square minus 4ac whole upon 2a. तो ये है हमारा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, बहुत दिनों से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं हो गया। यहाँ पर एक टर्म और आती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, कई लोग इसको गलत प्रोनाउंस भी करते हैं, where b square minus 4ac, the expression inside square root is called discriminant. discriminant. तो कई लोग एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते उसको डिटरमिनेंट बोलने लगते हैं. This is not determinant, this is discriminant. And why it is called discriminant? Why it is called discriminant? What is the meaning of the word discriminant? Huh? Helps us to discriminate between the roots if they're real. Yes. Because it actually discriminates between the two roots. Because of this expression, we have two values of x. देखो ना, यहाँ पे जो एक रूट आएगी उसको हम लिख सकते हैं माइनस बी, चलो इसको मैं d से डिनोट कर दूं, डिस्क्रिमिनेंट. So minus b plus root over discriminant upon 2a. This is one root, and the other root is minus b minus root over d by 2a. So we have two different roots. Obviously they appear to be different, but you can see अगर ये d यहाँ पे नहीं होता या in case d 0 होता तो फिर दोनों रूट सेम होती. That's why it is called discriminant. ऐसे ही थोड़ा ज्ञान बढ़ा लो, है ना. तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको याद रखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो पता है ऐसे ही क्यूबिक का भी फॉर्मूला है, क्यूबिक के रूट्स फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, क्यूबिक का भी डिस्क्रिमिनेंट होता है. बट आई विल टेल यू, ये क्वाड्रेटिक खत्म करने के बाद हम क्यूबिक पे भी आएंगे. समथिंग न्यू एक्चुअली. क्यूबिक पहले हम सॉल्व नहीं कर पाते थे, अब क्यूबिक सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास. सर हम इसका प्रूफ विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर से विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहते हो? विदाउट कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते हैं. विदाउट कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए तुम्हें, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें फिर तुम्हें कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी. कहीं ना कहीं तुम्हें एक क्वाड्रेटिक जो है वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी. तो बेटर होगा तुम कंप्लीट स्क्वायर से ही जाओ. मतलब मैं वही बताऊंगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उससे चले जाओ तो उससे पहुंच सकते हो. एक डाउट है. हाँ, तो पिछले वाले क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन जो 1 माइनस बी 1 माइनस सी से उसमें सर इसको हम एक आइडेंटिटी जैसे प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ. किसको प्रूव करना चाहते हो? तो हमने एंड में इसको बोला कि ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये हमने प्रूव किया. हाँ, प्रूव किया हमने, आइडेंटिटी बन गई. हम उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं. इंडक्शन की जरूरत क्या है यहाँ पर? मैथमेटिकल इंडक्शन से हम किस टाइप के रिजल्ट्स प्रूव करते हैं कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ n ये सम ऑफ द सीरीज होगा. तो हम क्या करते हैं, 1 के लिए वेरीफाई करते हैं, n के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई n के लिए करेक्ट है, और फिर n+1 के लिए उस चीज को प्रूव करते हैं.
दिस इज ये इंडक्शन मोस्टली देखो किसी सीरीज में लग रहा होता है या कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स, जैसे हमको प्रूव करना है कि भाई मतलब ये समझो कि वहां पर एक जो n है हमारा, n के लिए कोई चीज प्रूव हो रही होती है, जैसे 1 + 2 + 3 + so on to n का सम जो है n × n + 1/2 है, प्रूव करो। तो तुम ये अज्यूम करोगे कि ये चीज n के लिए करेक्ट है और फिर n + 1 के लिए भी ये चीज करेक्ट होगी, ये इंडक्शन है। इंडक्शन यहाँ पे कैसे लगाओगे? यहाँ पे इंडक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, इतना ही सफिशिएंट है बोलना कि 3 वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज एन आइडेंटिटी। या फिर इतना ही बोलना सफिशिएंट है कि ऑल कोएफिशिएंट्स आर जीरोस, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर जीरोस देन दिस मस्ट बी आइडेंटिटी, है ना? तो दिस इटसेल्फ इज सफिशिएंट, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं भाई, है ना? ये हमने निकाल लिया है। और अब अगर मैं तुम्हें दूं कुछ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, सो आई डोंट नो, कुछ फायदा तो नहीं है ना? इतना ही रखते हैं आज के लिए, टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो बेसिकली आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आइडेंटिटी पे हमने बेस क्वेश्चन और कुछ थ्योरी पढ़ी है, और हमने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये तो तुम्हें पहले से पता ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर, है ना? इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इन द मीनवाइल अभी तुम लोग आज जिन लोगों का एग्जाम आ रहा है वो लोग ऑब्वियसली प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और जो लोग नए हैं वो लोग वेट करें, उनका अभी लेक्चर शेड्यूल होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला भी। और इसके लिए मैं एक असाइनमेंट आज भेज रहा हूँ क्वाड्रेटिक के लिए, ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है, हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन है, उनको तुम ट्राई करना घर पे। और अगर उसमें भी डाउट आए तो मुझे पिंग करके पूछ सकते हो, ठीक है? सर कब सबमिट करना है वो? क्वाड्रेटिक वाला नेक्स्ट लेक्चर के पहले। वो कुछ खास है नहीं तो तुम सबमिट मत करो, बस सॉल्व कर लेना अगर डाउट आता है। अब देखो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखो ये जो बैच है इसमें मुझे ना बोलना पड़े कि होमवर्क सबमिट करो और होमवर्क मुझे दिखाओ और सर चेक करें, अब इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यू नो, वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू हैव एटलीस्ट व्हाट सेल्फ मोटिवेशन। अदर देन दिस तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ नहीं स्टैंड कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। बट स्पेसिफिकली ग्रुप फॉर्म करने का पर्पस ये है बिकॉज वी थिंक यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, वी थिंक कि तुम्हें बार बार तुम्हें पुश नहीं करना पड़ेगा किसी काम करने के लिए। तो जो काम दिया रहा है वो करो, एंड नो एक्सक्यूज एट ऑल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बढ़ रहे हैं, पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत होमवर्क मिल रहा है, मैथ्स में बहुत होमवर्क मिल रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं। जो काम दिया रहा है वो टाइम पर खत्म करना है, दैट्स योर टारगेट। और इन केस वो पहले खत्म हो जाता है, आस्क फॉर मोर, ठीक है? Now you can leave, and those who are having any doubts, trigonometry में अगर कोई डाउट डिस्कस करना चाहते हो you can stay, otherwise others can leave, ठीक है? मैं क्वाड्रेटिक का एक असाइनमेंट भी ग्रुप पे डालता हूँ, and I will put this ये नोट्स भी मैं ग्रुप पे डालता हूँ अभी, ठीक है? चलो इस लेसन का पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ, मैं भेजता हूँ उसके बाद, ठीक है? किसी को कैसा भी कोई डाउट हो अभी रुक सकता है और पूछ सकता है। चलो बाय बाय। ओके।